मेरे पैसे बहुत खाए लोगों ने। ये कहानी है संगीत जगत के सबसे बड़े माफिया गैंग की। ये कहानी है मंगेशकर परिवार की। नहीं देखिए, रफी साहब के साथ ही नहीं, मेरा सबके साथ झगड़ा हुआ है। आखिर क्यों उन पर यह माफिया गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा? क्यों लता और आशा के बीच वो मशहूर टकराव हुआ? आशा को बढ़ने नहीं दिया होता तो आशा का आज इतना नाम होता। मुझे सुर नहीं हो तो तकलीफ होती। कैसे इस परिवार ने मराठी और हिंदी फिल्म जगत पर एक तरफा राज करते हुए बाकी कलाकारों को अपने इर्द गिर्द भटकने तक नहीं दिया। मैं फिल्मों में एक्टिंग करती रही, गाती रही। उम्र इतनी छोटी थी कि कोई बड़ी औरत के लिए मतलब प्लेबैक देना भी मुश्किल था। आज हम उन तमाम सुलगते मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिता और हिंदी रेडियो पर आपका स्वागत है। आज हम मंगेशकर परिवार के उस विशाल साम्राज्य के हर अनसुने और विवादित पन्ने को खोलेंगे जिसके बारे में लोग आज भी सिर्फ दबी जुबान पर बात करते हैं। संगीत के इस सबसे ताकतवर और खौफनाक साम्राज्य की कहानी शुरू होती है गोवा के एक बेहद ही शांत और खूबसूरत गांव मंगेशी से। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस परिवार का असली सरनेम मंगेशकर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनका पुश्तैनी सरनेम हार्डिकर है। परिवार के मुखिया और एक महान शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ जी को अपने इस गांव मंगेशी से इतना गहरा लगाव महसूस हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए अपना सरनेम हार्डिकर से बदलकर मंगेशकर रख लिया। शंकर भंडारी बोले, शंकर भंडारी बोले, पर चंद्र सोहे माता पर चंद्र सोहे अंगारा में। दीनानाथ मंगेशकर अपने दौर के बहुत ही दिग्गज गायक और थिएटर के जाने माने कलाकार रहे। उन्होंने बलवंत संगीत मंडली नाम की एक बहुत बड़ी नाट्य संस्था भी चलाई। उनका रुतबा ऐसा रहा कि बड़े बड़े राजघराने उनके संगीत के दीवाने रहे। दीनानाथ जी की निजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प रही। उनकी पहली पत्नी नर्मदा के गुजरने के बाद उन्होंने नर्मदा की ही छोटी बहन शेवंती से शादी रचा ली। शादी के बाद शेवंती का नाम बदलकर शुद्धमती रख दिया गया। इन्हीं शुद्धमती की कोख से संगीत जगत के 5 सबसे अनमोल रत्नों ने जन्म लिया। सबसे बड़ी बेटी लता, फिर मीना, उसके बाद आशा, फिर उषा और सबसे अंत में इकलौते भाई हृदयनाथ मंगेशकर। शुरुआत में इस परिवार ने बहुत ही शाही और राजाओं जैसी जिंदगी जी, लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। दीनानाथ जी का आखिरी वक्त बहुत ही भयंकर तंगहाली और बीमारी की साए में गुजरा। साल 1942 में जब दीनानाथ जी इस दुनिया को छोड़कर गए, तब लता की उम्र महज 13 साल रही। सिर से पिता का साया उठने के बाद इस राजशाही परिवार को अचानक सड़क पर आना पड़ा। इस भयानक और मुश्किल वक्त में मास्टर विनायक ने इस परिवार का हाथ थामा। मास्टर विनायक नवयुग चित्रपट और प्रफुल्ल पिक्चर्स नाम की एक फिल्म कंपनी चलाते थे। उन्होंने लता और उनके भाई बहनों को अपनी कंपनी में छोटे मोटे अभिनय करने और गाने का मौका दिया ताकि इस परिवार का पेट पल सके। आज काका गेले गावाला म्हणून मला इकडे यायला मिळालं, नाही तर खबरदार त्या म्हाराकडे गेलीस तर तंगडी तोडून टाकीन। ये परिवार कोल्हापुर से मुंबई आ गया। मास्टर विनायक का वो एहसान मंगेशकर परिवार ने हमेशा याद रखा। लेकिन साल 1947 में मास्टर विनायक के निधन के बाद इस परिवार को मुंबई की सड़कों पर असली ठोकरें खानी पड़ी और यहीं से शुरू होती है उस एक तरफा साम्राज्य को खड़ा करने की कहानी, जिसने आगे चलकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना ऐसा कब्जा जमाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। परिवार के हर एक सदस्य ने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग और बहुत ही मजबूत दायरा सेट कर लिया। इस परिवार के सदस्यों की बात शुरू करते हैं उस आवाज से जिसने हमेशा एक विद्रोही बनकर अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की। पिता के जाने के बाद घर का माहौल बहुत ही सख्त और अनुशासन वाला बन गया। लता जी ने पूरे परिवार की बागडोर एक सख्त मुखिया की तरह अपने हाथों में ले ली। लेकिन आशा बचपन से ही बहुत चुलबुली,
बेबाक और आज़ाद ख्यालों वाली रहीं। उन्हें लता जी के बनाए हुए उन कड़े नियमों में घुट-घुट कर जीना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपनी इसी घुटन और आज़ादी पाने की भयंकर चाहत में आशा ने महज 16 साल की कच्ची उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक और गलत फैसला ले लिया। आशा को अपनी ही बड़ी बहन लता के पर्सनल सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से प्यार हो गया। गणपतराव उम्र में आशा से पूरे 15 साल बड़े यानी 31 साल के रहे। मंगेशकर परिवार में इस रिश्ते को लेकर एक बड़ा भूचाल आ गया। लता जी ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर आशा ने ये शादी की तो वो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगी और उनकी शक्ल तक नहीं देखेंगी। लेकिन प्यार और आज़ादी की जिद में अंधी हो चुकी आशा ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने घर से बगावत कर दी और भागकर गणपतराव से शादी कर ली। ये शादी उनके लिए एक जीते जागते नर्क के समान साबित हुई। 11 साल के उस दर्दनाक सफ़र में गणपतराव ने आशा को अपनी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ एक पैसा छापने की मशीन समझा। उन पर रोज़ शक किया जाता, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता और आखिरकार एक दिन आधी रात को दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए गणपतराव ने गर्भवती आशा को उनके 2 छोटे बच्चों के साथ धक्के मारकर घर से निकाल दिया। गणपतराव और आशा के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े हेमंत भोसले, बेटी वर्षा भोसले और सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले। जब आशा घर से निकल गई तब आनंद उनके गर्भ में ही पल रहे थे। एक माँ के रूप में आशा ने इन तीनों बच्चों के भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, खुद को स्टूडियो की 4 दीवारी में खपा दिया। लेकिन किस्मत ने उन्हें अपने ही संतानों का सच्चा सुख कभी नहीं दिया। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए संगीत की दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहा। उन्होंने कई मराठी फिल्मों और अनिल कपूर की टैक्सी टैक्सी जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में अपना संगीत भी दिया। लेकिन वो अपनी मां आशा या अपनी खाला लता मंगेशकर जैसी कामयाबी के आसपास भी नहीं भटक पाए। हेमंत की शादी सजीली नाम की एक महिला से हुई, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहा। बाद में हेमंत भारत छोड़कर स्कॉटलैंड जाकर बस गए। वहां साल 2015 में कैंसर जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी से जूझते हुए हेमंत का निधन हो गया। जीवन में हम सफर मिलते तो है। एक माँ के लिए अपने जवान बेटे की मौत की खबर से बड़ा दुख कोई नहीं होता। आशा की इकलौती बेटी वर्षा भोसले अपने माँ के सबसे ज्यादा करीब रही। वर्षा बहुत ही होनहार लेखिका, एक तीखी कॉलमिस्ट और एक बहुत ही अच्छी गायिका भी रही। उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में अपनी आवाज भी दी, लेकिन वर्षा की निजी जिंदगी भी दुखों के भंवर में ही फंसी रही। हेमंत केंकरे से शादी टूटने और तलाक के बाद वर्षा एक बहुत ही गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो गई। आशा ने अपनी बेटी को इस अंधेरे से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन सब बेअसर रहा। साल 2012 में वर्षा ने मुंबई के अपने फ्लैट में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने ही 2 जवान बच्चों की मौत का ये खौफनाक मातम आशा को अपने ढलते बुढ़ापे में अपनी आंखों से देखना पड़ा। हम है इस तरह जनाब के लिए, जिस तरह से जाम है शराब के लिए। हो शराब दाई है या बाई है, बाई तेरा साजना ने। आशा के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले ही उनके बुढ़ापे का इकलौता और सबसे मजबूत सहारा रहे। आनंद ने अनुराधा नाम की एक महिला से शादी की। आनंद अपनी मां आशा जी का पूरा करियर उनके देश विदेश के कॉन्सर्ट और उनके नाम से चलने वाले रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं। आनंद और अनुराधा के 2 बच्चे हैं, बेटी जनाई भोसले और बेटा रंजई भोसले। जनाई भोसले अब अपने परिवार के इस महान कलात्मक विरासत को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ा रही हैं। वो बेहतरीन गायकी के साथ साथ अब फिल्मों में एक्टिंग भी कर रही हैं और जल्द ही बड़े पर्दे पर अपना शानदार डेब्यू करने वाली हैं। जनाई अक्सर अपनी दादी आशा के साथ हर कार्यक्रम में नजर आती थी और उनका पूरा ख्याल रखती थी। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी।
जब आशा अपने पहले पति गणपत राव से अलग होकर मुंबई की सड़कों पर वापस काम मांगने निकली, तब तक हिंदी सिनेमा के संगीत पर लता मंगेशकर का एक बहुत बड़ा और एक तरफा राज कायम हो चुका था। लता जी एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह पूरी इंडस्ट्री पर छा चुकी थी। कोई भी संगीतकार या निर्माता लता को नाराज करके उनकी बागी बहन आशा को काम देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए आशा की झोली में सिर्फ वही गाने डाले जाते जो लता जी अपने साफ सुथरी और देवी जैसी छवि खराब होने के डर से ठुकरा देती। आशा ने कैबरे डांसर, आइटम नंबर और खलनायिकाओं के होठों पर सजने वाले उन उत्तेजक गानों को गाकर अपनी एक बिल्कुल अलग और जुदा जगह बनानी शुरू की। इसी भयंकर संघर्ष के दौर में ओपी नैयर और बाद में आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा का साथ आशा को मिला। पंचम दा के साथ मिलकर तो आशा ने वो मुकाम हासिल किया जहां से सीधे अपनी बड़ी बहन लता के बिल्कुल बराबर आकर खड़ी हो गई। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना शादी भी कर ली। इस दूसरी शादी से आशा और पंचम दा का कोई बच्चा नहीं हुआ और यहीं से शुरू होता है उस संगीत माफिया का वो असली और खौफनाक खेल जिसने पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल कर रख दी। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा के संगीत पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो बहनों का एकाधिकार हो गया। नंबर 1 की पोजीशन पर लता मंगेशकर और ठीक उनके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर आशा भोसले। इन दोनों बहनों ने हिंदी सिनेमा में अपना अपना दायरा इतना पक्का और मजबूत सेट कर लिया कि किसी तीसरे इंसान की वहां सांस लेने की भी जगह नहीं बची। फिल्मों के जितने भी रोमांटिक, सादे, भावुक और मुख्य हीरोइन वाले गाने होते वो सीधा लता की झोली में चले जाते और जितने भी चुलबुले, वेस्टर्न, तेज संगीत वाले या डांस वाले गाने होते बिना किसी सवाल के आशा के खाते में चले जाते। इन दोनों बहनों के इस साझा राज ने बाकी किसी भी महिला गायिका को इस इंडस्ट्री में पनपने का मौका नहीं दिया। अगर कोई गाने की धुन लता जी के पास समय न होने की वजह से छूट जाती तो वो धुन किसी नई या संघर्ष कर रही गायिका के पास जाने के बजाय सीधे आशा भोसले के स्टूडियो में पहुंचा दी जाती। इसी बहन बहन के आपसी तालमेल और दबदबे का ही नतीजा रहा कि पूरा का पूरा हिंदी फिल्म संगीत सिर्फ एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। अगर कोई नई गायिका उभरने की जरा सी भी कोशिश करती तो उसे बहुत ही सुनियोजित और खामोश तरीके से किनारे लगा दिया जाता। इन बहनों का दबदबा इतना ज्यादा खौफनाक बन चुका था कि अगर किसी संगीतकार ने किसी नई लड़की को मौका देने की कोशिश की तो उसे बिना कुछ कहे ये चेतावनी मिल जाती कि मंगेशकर बहनें फिर कभी उसके स्टूडियो का रुख नहीं करेंगी। इस अनकहे डर की वजह से बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स भी इनके सामने घुटने टेक देते और सिर्फ इन्हीं दोनों बहनों से गाने गवाते। लता और आशा के बीच के इसी व्यावसायिक और व्यक्तिगत टकराव और इंडस्ट्री पर उनके इस एक तरफा कब्जे को लेकर मशहूर निर्देशिका सई पंजारपे ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म भी बनाई। इस फिल्म में शबाना आजमी और अरुणा ईरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इस फिल्म में बहुत ही बेबाकी से ये दिखाया गया कि कैसे दो बहनें आपस में लड़ती भी हैं, लेकिन जब बात बाहरी दुनिया की आती है तो वो दोनों मिलकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना एक छत्र राज चलाती हैं और किसी तीसरे को अंदर घुसने भी नहीं देती। अब बात करते हैं उस तीसरी बहन की जिसने मराठी फिल्म जगत को अपनी उंगलियों पर नचाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे हिला पाना किसी के बस की बात नहीं रही। हम बात कर रहे हैं उषा मंगेशकर की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उषा मंगेशकर उम्र में लता और आशा दोनों से छोटी हैं। जब लता और आशा मुंबई के स्टूडियोज में हिंदी गानों के लिए आपस में लड़ रही थीं, तब उषा ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से अपना एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने बहुत करीब से देख लिया कि हिंदी सिनेमा में उनकी दोनों बहनें किसी तीसरे इंसान को टिकने नहीं देंगी। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा जोर मराठी सिनेमा पर लगा दिया। देखते ही देखते उषा ने मराठी फिल्म
इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया जो हिंदी में लता जी का रहा। मराठी सिनेमा के लिए उषा मंगेशकर ही उनकी अपनी लता बन गई। मराठी फिल्मों में जो भी लावणी, भक्ति गीत या फिल्मों के मुख्य गीत होते वो सीधे उषा मंगेशकर के दरबार में पेश किए जाते। कमाल की बात तो ये रही कि जहां हिंदी में लता पहले और आशा दूसरे नंबर पर राज करती, वहीं मराठी सिनेमा में उषा मंगेशकर पहले नंबर की बेताज बादशाह बन बैठी। अगर कोई मराठी गाना उषा के पास से बच जाता या उनके पास समय नहीं होता, सिर्फ तब जाकर वो गाना लता या आशा की झोली में गिरता। यानी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में लता और आशा अपनी ही छोटी बहन उषा के नीचे दूसरे और तीसरे पोजीशन पर काम करने को मजबूर रहीं। उषा ने अपने इर्द गिर्द ऐसा मजबूत खौफनाक किला बना लिया कि किसी भी दूसरी मराठी गायिका का करियर शुरू होने से पहले ही कुचल दिया जाता। उषा मंगेशकर के इस खौफनाक दबदबे का सबसे बड़ा और मशहूर किस्सा मराठी सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज फिल्मकार दादा कोंडके के साथ जुड़ा हुआ है। दादा कोंडके अपने फिल्मों के गानों में डबल मीनिंग और ठेठ मराठी लोकगीतों का तड़का लगाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में मशहूर रहे। दादा कोंडके एक बहुत ही जिद्दी और अपने उसूलों के पक्के इंसान माने जाते हैं। एक बार किसी गाने को लेकर दादा कोंडके और उषा मंगेशकर के बीच बहुत गहरा टकराव पैदा हो गया। दादा चाहते थे कि वो अपना गाना किसी और नई गायिका से गवाएं ताकि उन्हें उषा की भारी भरकम शर्तों पर काम न करना पड़े। लेकिन उषा का खौफ और उनका रसूख मराठी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका था कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दादा कोंडके के साथ काम करने से ही अपने हाथ खड़े कर दिए। दादा कोंडके जैसे दिग्गज और महानायक को भी आखिरकार उषा मंगेशकर के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और उन्हें मजबूर होकर अपना वो गाना उषा से ही गवाना पड़ा। उषा मंगेशकर की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संगीत और अपने परिवार यानी लता दीदी की सेवा में ही गुजार दी। उषा ने ताउम्र किसी से शादी नहीं की। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन लता के विशाल साए में ही रही और मुंबई के उसी मशहूर प्रभु कुंज अपार्टमेंट में लता जी के साथ एक ही छत के नीचे अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब बात करते हैं इस परिवार की दूसरी सबसे बड़ी बहन मीना मंगेशकर की। मीना उम्र में लता जी से छोटी और आशा से बड़ी हैं। मीना मंगेशकर ने भी संगीत की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से खुद को फिल्मों की उस गंदी राजनीति और गलाकाट प्रतियोगिता से बिल्कुल दूर रखा। मीना ने अपना दायरा बच्चों के गानों यानी बाल गीत और स्वतंत्र संगीत रचनाओं तक सीमित कर लिया। मीना मंगेशकर ने ही सबसे पहली बार मराठी में बच्चों के लिए स्वतंत्र गाने की एक नई शुरुआत की। उनकी गाई हुई और कंपोज की हुई बाल कविताएं महाराष्ट्र के हर घर में बहुत ही चाव से सुनी जाती। मीना ने अपनी एक बिल्कुल अलग दुनिया बसा ली जहां उन्हें किसी से लड़ने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। उन्होंने खड़ीकर परिवार में शादी की और शादी के बाद उनका नाम मीना खड़ीकर हो गया। उनका वैवाहिक जीवन अपनी बहनों के मुकाबले बहुत ही खुशहाल और विवादों से पूरी तरह दूर रहा। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा योगेश खड़ीकर और बेटी रचना शाह। रचना शाह इस पूरे मंगेशकर परिवार में एक बहुत ही अहम और मजबूत कड़ी मानी जाती हैं। जब लता जी का बुढ़ापा आया और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, तब रचना शाह ने ही अपनी मौसी लता मंगेशकर का एक बेटी की तरह पूरा ख्याल रखा। रचना शाह अक्सर मीडिया के सामने आकर मंगेशकर परिवार की तरफ से बयान देती नजर आती हैं। मीना जी ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला और संगीत में अपना एक अलग और बहुत ही शांत कोना हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। हम बात कर रहे हैं हृदयनाथ मंगेशकर की। पूरे परिवार और इंडस्ट्री में उन्हें प्यार से बाल कहकर पुकारा जाता था। जब इस इकलौते भाई ने संगीत निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे एक बहुत बड़ा धमाका सा हो गया। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत इतना ज़्यादा जटिल, इतना गहरा और इतना ज़्यादा शास्त्रीय होता कि बड़े बड़े दिग्गज गायकों के भी पसीने छूट जाते। उनकी बनाई हुई धुनों को गाना बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं माना
जाता। उन्होंने अपनी बहनों की तरह हल्की फुल्की और व्यावसायिक धुनों के बजाय बहुत ही उच्च दर्जे का साहित्य, कविताएं और संत तुकाराम के अभंग चुने। हृदयनाथ जी ने जब भी अपना संगीत दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी बड़ी बहन लता जी और फिर आशा जी से गवाया। लेकिन जैसी मशहूर और क्लासिक फिल्म का संगीत हृदयनाथ जी ने ही दिया, जिसके 11 सिली सिली गाने ने लता जी को नेशनल अवार्ड तक जिताया। हृदयनाथ की निजी जिंदगी बहुत ही शांत रही। उन्होंने भारती नाम की महिला से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए, आदिनाथ मंगेशकर, बैजू मंगेशकर और एक बेटी राधा मंगेशकर। आदिनाथ और बैजू दोनों ही संगीत की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें वो कामयाबी कभी नहीं मिल पाई जो उनके पिता या उनकी बुआओं को मिली। उनकी बेटी राधा मंगेशकर एक बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं और वो अक्सर अपने पिता हृदयनाथ जी के साथ देश विदेश के स्टेज शो में नजर आती हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत ही जटिल और शास्त्रीय धुनें गाती हैं। अगदीच। तर असा हा फार अतिशय अवघड आणि दर्जेदार कार्यक्रम होता आणि अतिशय वेगळा होता। आजकालच्या याच्यामध्ये फार वेगळा, फार भेदून टाकणारा असा हा कार्यक्रम आहे। कदाचित हा आवडेल, ह्याचं वेगळेपणच लोकांना आवडेल, पर माझा कंप्लीटली अंदाज चुकला। अगर आपको हिंदी सिनेमा में कोई सादा और रोमांटिक गाना चाहिए तो आपको लता मंगेशकर के दरबार में हाजिरी लगानी होगी। अगर आपको कोई कैबरे या तेज गाना चाहिए तो आपको आशा भोसले के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको मराठी फिल्म बनानी है तो आपको उषा मंगेशकर के सामने अपना सिर झुकाना पड़ेगा। अगर आपको बच्चों का गाना चाहिए तो आपको मीना मंगेशकर का रुख करना होगा। और अगर कोई बहुत ही उच्च दर्जे का शास्त्रीय या कलात्मक फिल्म बन रही है तो उसका संगीत सीधे हृदयनाथ मंगेशकर के पास चला जाएगा। इसी सिंडिकेट और इसी पारिवारिक दबदबे को लोगों ने और इंडस्ट्री के दबे कुचले कलाकारों ने म्यूजिक माफिया का नाम दिया। इस खौफनाक राजनीति का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ बिल्कुल लता मंगेशकर से मिलती जुलती रही। उनकी आवाज़ में वो मिठास और वो गहराई मौजूद रही जो उस वक्त सिर्फ लता जी की जागीर मानी जाती रही। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। दिल ने फिर याद किया ये दुनिया के बदलते। देखिए सर कुछ खाली तो नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। मेरे संग गावन बना दिल ने चाहा था रूह। दिल एक मंदिर है, तुम हमें जानो। जब 60 के दशक में लता जी का किसी बात को लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब या राज कपूर जैसे दिग्गजों से बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता और वो गुस्से में आकर गाना गाने से साफ इनकार कर देती, तब मजबूर होकर और अपनी फिल्में बचाने के लिए संगीतकार सुमन कल्याणपुर को बुलाते। सुमन कल्याणपुर ने उन मौक़ों पर अपनी आवाज़ का ऐसा जादू चलाया कि लोग उनकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। कई बार तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये गाना लता गा रही हैं या सुमन। लेकिन जैसे ही लता जी का झगड़ा खत्म होता और वो वापस अपने काम पर लौटती, सुमन कल्याणपुर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका जाता। अगर सुमन कल्याणपुर को मंगेशकर बहनों के इस खौफनाक राज का सामना ना करना पड़ता तो शायद आज वो देश की सबसे बड़ी और मशहूर गायिकाओं में से एक मानी जाती। सिर्फ सुमन कल्याणपुर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत से आई एक बहुत ही जादुई और रूहानी आवाज़ वाणी जयराम को भी इस माफिया गैंग ने कभी हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमाने का मौका नहीं दिया। मैंने तुम्हें जिंदगी में आप आए हो गई। ले चलो जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तो। धीरे धीरे सुबह हुई मेरे सजना संग मितवा मोरे मन मितवा जाने प्यार
कभी कम ना करना सनम। मोरा साजन सतन बोले रे पपी हरा पपी। बोले रे पपी हरा जैसे अमर और बेहद कठिन गीत गाने वाले वाणी जयराम के टैलेंट को देखकर बड़े बड़े संगीतकार चौंक गए। वाणी जयराम की शास्त्रीय पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत रही कि अगर उन्हें सही मौके मिलते तो वो इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदल सकती थी। लेकिन जैसे ही वाणी जयराम का नाम मुंबई के इंडस्ट्री में गूंजने लगा, मंगेशकर कैंप में खतरे की भयंकर घंटी बज गई। अचानक से वाणी जयराम को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। जिन संगीतकारों ने उन्हें मौका दिया था, उन्होंने भी बिना कुछ कहे उनसे अपना मुंह फेर लिया। मजबूर होकर वाणी जयराम को हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा छोड़कर वापस दक्षिण भारत लौटना पड़ा, जहां उन्होंने हजारों सुपरहिट गाने गाए। हेमलता और सुलक्षणा पंडित जैसे कई होनहार गायिकाओं को भी इस परिवार के खौफ और राजनीति का सामना करना पड़ा। सुलक्षणा पंडित फिल्मों में एक्टिंग भी करती और बहुत अच्छी गायिका भी रही, लेकिन उन्हें कभी खुलकर प्लेबैक सिंगिंग करने का वो मौका नहीं दिया गया जिसकी वो असल हकदार रही। बाद में अनुराधा पौडवाल ने इस मोनोपोली को तोड़ने की एक बहुत ही बड़ी कोशिश की। अनुराधा पौडवाल ने बहुत ही चालाकी से गुलशन कुमार की टी सीरीज कंपनी का हाथ थाम लिया और सीधे बॉलीवुड की मुख्य धाराओं से बाहर निकलकर भक्ति गीतों और कवर सॉन्ग की अपनी एक बिल्कुल अलग ही इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अनुराधा जानती थी कि जब तक मंगेशकर बहनें बॉलीवुड में मौजूद हैं, उन्हें वहां घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य बनाया। हर संगीतकार इस बात से कांपता कि अगर उसने लता या आशा की मर्जी के बिना किसी और को काम दिया तो उसका अपना करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस दबदबे और शोहरत की कहानी में जो सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी, वो तब हुई जब खुद इस परिवार की सबसे बड़ी मुखिया यानी लता मंगेशकर को उनके ही घर में किसी ने खामोशी से मौत की नींद सुलाने की बहुत ही खौफनाक साजिश रची। एक ऐसी खौफनाक घटना जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी और जिसका राज आज तक पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो पाया। साल 1963 का वो मनहूस वक्त जब लता मंगेशकर कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर राज कर रही थी। उनके गाए हर गाने सुपरहिट साबित हो रहे थे और इंडस्ट्री में उनके नाम का डंका बज रहा था। अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उन्हें पेट में भयंकर दर्द उठने लगा और उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो अपने बिस्तर से उठने तक के काबिल नहीं बची। हरे रंग की उल्टियां होने लगी और उनके पूरे शरीर में एक खौफनाक दर्द फैल गया। जब डॉक्टर को घर बुलाया गया और उनकी जांच की गई तो जो सच सामने आया उसने पूरे मंगेशकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने बताया कि लता जी को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि उन्हें किसी ने बहुत ही खामोशी से धीमा जहर दिया है। ये धीमा जहर उनके खाने में मिलाकर उन्हें कई दिनों से दिया जा रहा था। इस खबर ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक भयंकर दहशत फैला दी। घर में कोहराम मच गया और इस खौफनाक साजिश का शक सबसे ज्यादा जिस इंसान पर गया वो उनका अपना रसोइया यानी कुक रहा। जैसे ही डॉक्टर ने जहर वाली बात का खुलासा किया, वो कुक अपना सारा सामान और अपनी पगार छोड़कर घर से अचानक गायब हो गया। वो कुक बिना किसी को कुछ बताए इस तरह से भागा कि फिर कभी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस घटना ने लता जी को अंदर से पूरी तरह डरा कर रख दिया। वो 3 महीने तक अपने बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहीं और उनके गले से आवाज निकलना बिल्कुल बंद हो गई और ऐसा लगने लगा कि शायद संगीत की ये सबसे महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। उस खौफनाक दौर में इस परिवार के कुछ बहुत ही सच्चे और करीबी दोस्तों ने उनका साथ दिया। मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी उस मुश्किल वक्त में लता जी के लिए एक फरिश्ता बनकर सामने आए। मजरूर साहब रोज उनके घर आते, उनके बिस्तर के पास बैठते और लता जी को जो भी खाना दिया जाता वो सबसे पहले खुद उस खाने को चखते। जब उन्हें यकीन हो जाता कि खाने में कोई जहर नहीं है, सिर्फ तब जाकर वो खाना लता जी को खिलाया जाता। मजरूर सुल्तानपुरी के इस महान बलिदान को लता जी ने अपनी आखिरी सांस तक याद रखा। इस जानलेवा हमले के बाद परिवार ने तय किया कि घर की रसोई में अब कोई भी बाहरी इंसान काम नहीं करेगा। उस दिन से छोटी बहन
बहन उषा मंगेशकर ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वो खुद अपनी बड़ी बहन के लिए खाना बनाने लगी। करीब 3 महीने से उस रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष के बाद लता जी वापस रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौटी। उनके वापस लौटने से इंडस्ट्री के उन लोगों के चेहरों पर फिर से मायूसी छा गई जो उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे। जहर देने वाली ये खौफनाक साजिश किसने रची, इसके पीछे किस संगीतकार या किस विरोधी का हाथ रहा, ये राज आज तक एक राज ही बना हुआ है। लता जी सिर्फ एक महान गायिका नहीं रही, बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही गहरी और कमाल की संगीतकार भी छुपी थी। लेकिन उनका नाम और उनका रुतबा इतना बड़ा हो चुका कि अगर वो खुद अपने नाम से संगीत देती तो लोग गानों की धुनों से ज्यादा उनके नाम की चर्चा करते हैं। अपनी इस कला को एक नया मुकाम देने के लिए और बिना किसी स्टारडम के अपने संगीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए लता जी ने एक बहुत ही अनोखा और छुपा हुआ रास्ता निकाला। उन्होंने आनंद धन के नाम से एक नया और गुप्त रूप धारण कर लिया। 60 के दशक में आनंद धन के नाम से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक नए संगीतकार की एंट्री हुई। आनंद धन के संगीत में इतनी ज्यादा गहराई, इतना ज्यादा ठहराव और इतनी मिट्टी की खुशबू मौजूद रही कि बड़े बड़े मराठी संगीतकार भी इस नए म्यूजिक डायरेक्टर का नाम जानने के लिए बेचैन हो गए। राम राम पावनम, साधी मानसम, मराठा तितुका मेड़वावा और तांबड़ी माती जैसे कई बेहतरीन और सुपरहिट मराठी फिल्मों का संगीत इसी रहस्यमयी आनंद धन ने दिया। आनंद धन के बनाए हुए गानों ने कई बड़े पुरस्कार भी जीते। सालों तक मराठी फिल्म जगत में ये सवाल गूंजता रहा कि आखिर ये आनंद धन है कौन जो इतने बेहतरीन और रूहानी गीत बना रहा है। बहुत सालों के बाद जाकर दुनिया के सामने ये राज खुला कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर ही हैं। उन्होंने अपने नाम के उस भारी भरकम बोझ से बचने के लिए और अपनी कला को पूरी आज़ादी देने के लिए आनंद धन का नाम चुना। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे दिग्गजों के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अलग और बहुत ही दिलचस्प रहे। मुकेश को तो लता जी अपना सगा और मुंह बोला भाई मानती थी। वो हर साल मुकेश को राखी बांधती और उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते जैसा रहा। मुकेश के साथ गाए उनके दर्द भरे गीत आज भी लोगों को रुला देते हैं, लेकिन किशोर कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड को सबसे ज्यादा सुपरहिट और रोमांटिक गाने दिए। किशोर कुमार बहुत ही चुलबुले और मजाकिया इंसान रहे। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले वो लता जी को इतने चुटकुले सुनाते और ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करते कि लता जी हंसते हंसते थक जाती। कई बार तो लता जी चिढ़कर संगीतकारों से शिकायत कर देती कि वो किशोर कुमार के साथ नहीं गाएंगी क्योंकि वो उन्हें गंभीर नहीं होने देते। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा सम्मान और एक छिपी हुई स्वस्थ प्रतियोगिता भी रही। जब दोनों माइक के सामने खड़े होते तो दोनों ही एक दूसरे से बेहतर गाने की पूरी कोशिश करते। पर लता जी का सबसे बड़ा और सबसे विवादित टकराव इंडस्ट्री के सबसे शरीफ और सबसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ हुआ। यह टकराव गाने की रॉयल्टी को लेकर शुरू हुआ और इसने इतना भयंकर रूप ले लिया कि दोनों ने सालों तक एक दूसरे के साथ गाना ही बंद कर दिया। लता मंगेशकर हमेशा से गायकों के हकों के लिए लड़ने वाली एक बहुत ही सख्त महिला रही। उन्होंने म्यूजिक कंपनियों और निर्माताओं के सामने ये मांग रखी कि जब किसी गाने का रिकॉर्डिंग बाजार में बिकता है तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा गायकों को रॉयल्टी के रूप में मिलना चाहिए। लता जी का मानना रहा कि गाना हिट होने पर म्यूजिक कंपनी और निर्माता तो लाखों कमाते हैं, लेकिन गायक को सिर्फ एक बार कुछ रुपए देकर किनारे कर दिया जाता है। उन्होंने अपनी इस लड़ाई में मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ मांगा, लेकिन रफ़ी साहब के उसूल और उनकी सोच बिल्कुल अलग रही। रफ़ी साहब का मानना रहा कि जब एक गायक ने गाना गा लिया और निर्माता ने उसे उसकी तय की हुई फीस दे दी तो उसके बाद गायक का उस गाने पर कोई हक नहीं बचता। रफ़ी साहब पैसों के लालच से बहुत दूर रहने वाले इंसान रहे। जब रफ़ी साहब ने लता जी का साथ देने से साफ इनकार कर दिया तो लता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही बहुत तीखी और भयंकर बहस हो गई। लता जी ने सबके सामने ये साफ ऐलान कर दिया कि आज के बाद वो मोहम्मद रफ़ी के साथ एक भी गाना नहीं गाएंगी। रफ़ी साहब ने बहुत शांति से जवाब दिया कि अगर लता उनके साथ नहीं गाना चाहती तो उन्हें भी कोई शौक नहीं है। इस एक झगड़े ने म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े दिग्गजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया।
शंकर जयकिशन जैसे बड़े संगीतकार को अपने गानों के लिए लता जी की जगह सुमन कल्याणपुर को बुलाना पड़ा। सालों तक इन दोनों ने कोई गाना साथ रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में बहुत मिन्नतों के बाद SD बर्मन के मंच पर जाकर इन दोनों ने फिर से एक साथ गाना शुरू किया। रफ़ी साहब के साथ उनका दूसरा बड़ा विवाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर भी हुआ। गिनीज बुक ने यह छापा कि लता मंगेशकर ने दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। इस बात पर रफ़ी साहब ने खुली चुनौती दे दी और पत्र लिखकर कहा कि अगर लता ने 25,000 गाने गाए हैं तो मैंने 26,000 गाने गाए हैं। ये विवाद भी बहुत लंबे समय तक अखबारों की सुर्खियां बना रहा। बाद में जांच होने पर यह सामने आया कि दोनों के ही गाए हुए गानों की असली गिनती उन आंकड़ों से काफी कम है। इन बड़े विवादों ने यह साफ दिखा दिया कि लता मंगेशकर अपने उसूलों के सामने किसी भी बड़े सुपरस्टार या गायक को टिकने नहीं देती। मंगेशकर बहनों ने जहां एक तरफ नई गायिकाओं के लिए दरवाजे बंद किए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बहुत ही बेहतरीन मराठी संगीतकारों के लिए कामयाबी के नए दरवाजे भी खोले। इस परिवार का मराठी माटी और अपनी मातृभाषा से बहुत ही गहरा लगाव रहा। जब भी किसी मराठी संगीतकार ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने कभी निराश नहीं किया। सुधीर फड़के, राम कदम और श्रीनिवास खले जैसे महान मराठी संगीतकारों की धुनों पर लता और आशा दोनों बहनों ने एक से बढ़कर एक अमर और जादुई गीत गाए। इन बहनों का ये नियम रहा कि वो मराठी फिल्मों के लिए बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर फीस लेती। इन बहनों की आवाज पाकर मराठी संगीतकारों का काम भी अमर हो गया। गीत रामायण बनाने वाले सुधीर फड़के यानी बाबूजी के साथ मंगेशकर परिवार के रिश्ते बहुत ही गहरे और पारिवारिक रहे। जब हृदयनाथ मंगेशकर ने मराठी संगीत निर्देशन में कदम रखा तो लता और आशा ने उनके जटिल और उच्च दर्जे के संगीत को गाकर पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। इन बहनों ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी कला को लेकर कितनी ज्यादा जुनूनी और कितनी ज्यादा ईमानदार है। लेकिन इस कामयाबी, इस रॉयल्टी की जंग और भाई बहनों के आपसी प्यार के बीच एक ऐसा पन्ना भी मौजूद है जिसके बारे में इस परिवार ने हमेशा खामोशी साधे रखी। वो पन्ना है इनके निजी प्रेम प्रसंगों का और उन अधूरे रिश्तों का जिन्होंने इनके दिल पर गहरे और कभी ना मिटने वाले घाव छोड़े। हमने आशा जी के दर्दनाक वैवाहिक जीवन और उनकी 2 शादियों के बारे में बात कर ली है। हमने मीना जी और हृदयनाथ जी की शांत जिंदगी भी देख ली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आवाज ने पूरी दुनिया को रोमांस करना सिखाया, जिस आवाज ने पूरी दुनिया के प्रेमियों को एक धागे में पिरोया, उस लता मंगेशकर की अपनी जिंदगी में प्यार ने कभी दस्तक क्यों नहीं दी? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है कि आखिर क्यों लता जी ने ताउम्र शादी नहीं की और क्यों उन्होंने हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनना ही चुना। इस परिवार के रोमांस और उन अधूरे रिश्तों की वो कहानी बहुत ही भावुक और रुला देने वाली है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लता जी के इस अधूरे प्यार की कहानी जुड़ी है राजस्थान के एक बहुत ही शाही और राज घराने के इंसान के साथ। इस इंसान का नाम राज सिंह डूंगरपुर रहा। राज सिंह राजस्थान के डूंगरपुर रियासत के राजकुमार, एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर और बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष भी बने। लता जी को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक रहा। उनके इकलौते भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे और राज सिंह डूंगरपुर के बहुत करीबी दोस्त रहे। इसी दोस्ती की वजह से राज सिंह का मंगेशकर परिवार के घर प्रभु कुंज में आना जाना शुरू हुआ था। साथ में चाय पीते हुए, संगीत और क्रिकेट पर लंबी लंबी बातें करते हुए इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ही गहरी और खामोश जगह बन गई। राज सिंह लता जी की आवाज के दीवाने रहे और लता जी को राज सिंह की सादगी और उनका शाही अंदाज बहुत भा गया। ये रिश्ता किसी आम प्रेमी जोड़ी की तरह सड़कों पर घूमना या तमाशा करने वाला बिल्कुल नहीं रहा। ये एक बहुत ही परिपक्व, गहरा और रूहानी रिश्ता बन चुका था। लेकिन इस प्यार के आड़े एक ऐसी दीवार आ खड़ी हुई जिसे तोड़ पाना दोनों के लिए नामुमकिन साबित हुआ। राज सिंह डूंगरपुर एक शाही घराने से ताल्लुक रखते। जब उनके पिता महारावल लक्ष्मण सिंह को अपने बेटे और एक गायिका के इस रिश्ते की भनक लगी तो राजमहल में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। राजपुताना उसूलों और शाही परंपराओं के आगे एक आम परिवार की लड़की, और वो भी
बड़ी फिल्मों में गाने वाली महिला को अपने घर की बहू बनाना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। महारावल लक्ष्मण सिंह ने अपने बेटे राज सिंह से एक बहुत ही कड़ा और खौफनाक वचन ले लिया। उन्होंने कसम खिलवाई कि राज सिंह कभी भी लता मंगेशकर को डूंगरपुर घराने की बहू बनाकर चौखट के अंदर नहीं लाएंगे। राज सिंह एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटे रहे। उन्होंने अपने पिता को वचन दे दिया, लेकिन इस वचन के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और दर्दनाक फैसला भी ले लिया। उन्होंने तय किया कि अगर वो लता को अपनी पत्नी नहीं बना सकते तो वो जिंदगी भर किसी और औरत से शादी भी नहीं करेंगे। और बिल्कुल यही फैसला लता मंगेशकर ने भी अपने लिए लिया। दोनों ने इस दुनिया के सामने कोई तमाशा नहीं किया, कोई बगावत नहीं की। दोनों ने बहुत ही खामोशी से अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और ताउम्र अविवाहित रहने की कसम खा ली। लता जी का वो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनना, कोई भारी जेवर ना पहनना और एक बेहद ही सादी जिंदगी जीना, ये सब सिर्फ उनका कोई स्टाइल नहीं रहा। ये सफ़ेद साड़ी उस अधूरे प्यार और उस खामोश रिश्ते का प्रतीक बन गई जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने सीने से लगाए रखा। दुनिया उन्हें संगीत की देवी मानती रही, लेकिन उस देवी के अंदर एक ऐसी औरत छिपी रही जिसने अपने प्यार की खातिर अपनी पूरी जिंदगी एक सन्यासिन की तरह गुजार दी। वो दोनों जिंदगी भर बहुत अच्छे दोस्त बने रहे। जब भी राज सिंह लंदन या किसी और विदेश के दौर पर जाते तो कई बार लता जी भी अपने कॉन्सर्ट के बहाने वहां पहुंच जाती और दोनों दुनिया की नज़रों से दूर कुछ पल एक साथ बिता लेते। लेकिन भारत की ज़मीन पर उन्होंने हमेशा एक दायरा और एक फासला बनाए रखा। जरा सोचिए इन दो बहनों लता और आशा की जिंदगी के इस भयानक विरोधाभास के बारे में। दोनों ही बहनों को प्यार हुआ, लेकिन दोनों ने उसे बिल्कुल अलग तरीके से जिया। आशा भोसले ने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से बगावत कर दी, परिवार से लड़ पड़ी, 2 बार शादियां की, समाज के ताने सहे और हर तरह के लांछन बर्दाश्त किए। आशा बाहर से बिल्कुल बिंदास नजर आती, हमेशा लाल या रंग बिरंगी साड़ियां पहनती, खूब सारे जेवर पहनती और जिंदगी को अपने शर्तों पर जीती। वहीं दूसरी तरफ लता जी ने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से बिल्कुल छुपा कर रखा। एक बूंद आंसू भी किसी को दिखने नहीं दिए। हमेशा सफेद साड़ी पहनी और समाज के सामने एक देवी जैसी साफ सुथरी छवि बनाए रखी। एक ने बगावत का रास्ता चुना और दूसरी ने खामोशी का, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बहनों ने सिर्फ और सिर्फ दर्द का ही घूंट पिया। शायद अपनी निजी जिंदगी की इस भयंकर कमी, इसी खालीपन और इसी अधूरेपन को भरने के लिए इन बहनों ने म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना वो खौफनाक एकाधिकार जमाया। मुंबई शहर हमेशा से अपने भयंकर ट्रैफिक के लिए जाना जाता रहा। परेड रोड जहां मंगेशकर परिवार का वो आलिशान प्रभुकुंज अपार्टमेंट मौजूद है, वहां का ट्रैफिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए पेडर रोड पर एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया। इंजीनियरों ने नक्शा पास कर दिया और टेंडर भी निकल गए, लेकिन इस फ्लाईओवर का रास्ता बिल्कुल मंगेशकर परिवार की बालकनी के सामने से होकर गुजरने वाला रहा। जैसे ही ये खबर लता मंगेशकर और आशा भोसले तक पहुंची, प्रभुकुंज के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। दोनों बहनों ने इस प्रोजेक्ट का बहुत ही कड़ा और भयंकर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने तर्क दिया कि इस फ्लाईओवर के बनने से उनके घर की शांति पूरी तरह से भंग हो जाएगी। दिन रात गाड़ियों का शोरगुल और प्रदूषण उनके गले और उनके रियाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जब सरकार ने उनकी बात को अनसुना करने की कोशिश की, तब इन दोनों बहनों ने अपनी ताकत का वो असली रूप पूरी दुनिया को दिखाया। लता जी और आशा जी ने मीडिया को बुलाकर भरे मंच में ये खुली धमकी दे डाली कि अगर परेड रोड पर यह फ्लाईओवर बना तो वो दोनों हमेशा के लिए मुंबई शहर छोड़ देंगी और पुणे या कोल्हापुर जाकर बस जाएंगी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। 2 गायिकाएं भारत की आर्थिक राजधानी छोड़ने की धमकी दे रही हैं और इस धमकी ने पूरी महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाकर रख दी। मुंबई को लता मंगेशकर के बिना सोचना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन रहा। शिवसेना के दिग्गज नेता और उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान बाला साहेब ठाकरे खुद इस परिवार के बहुत बड़े समर्थक रहे। बाला साहेब ठाकरे लता जी को अपनी सगी बहन की तरह मानते। जब मंगेशकर बहनों ने मुंबई छोड़ने की धमकी दी तो सरकार के हाथ पैर फूल गए। रातों रात वो पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया गया। लाखों
लाखों आम मुंबईकरों को ट्रैफिकों में परेशान होना मंजूर कर लिया गया, लेकिन मंगेशकर बहनों की नींद और उनके घर की शांति में कोई खलन पड़े ये सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। सालों तक वो फ्लाईओवर हवा में ही लटकता रहा और कभी बन ही नहीं पाया। इस परिवार की ताकत का एक और बहुत बड़ा पहलू इनकी अथाह दौलत और इनका वो विशाल व्यापारिक साम्राज्य है जिसके बारे में आम जनता बहुत कम जानती है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कलात्मक परिवार है जो सादगी से जीता है, लेकिन हकीकत ये है कि मंगेशकर परिवार भारत के सबसे रईस और सबसे ज्यादा व्यावसायिक रूप से सफल घरानों में से एक माना जाता है। लता जी ने गानों की रॉयल्टी की जो लड़ाई मोहम्मद रफ़ी साहब और म्यूजिक कंपनियों से लड़ी, उसका सबसे बड़ा फायदा भी इसी परिवार को मिला। उनकी अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी रही। गानों के राइट से आने वाला करोड़ों का रेवेन्यू उनके खाते में जमा होता रहा। पुणे में उन्होंने अपने पिता की याद में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल खड़ा किया, जो आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे आधुनिक अस्पतालों में गिना जाता है। इस पूरे व्यापारिक साम्राज्य को संभालने का काम परिवार के बाकी सदस्यों ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से अपने हाथों में ले रखा था। आशा जी के बेटे आनंद भोसले पूरी दुनिया में बहुत ही शानदार तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। वो आशा जी के नाम से रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी और महंगी चेन चलाते हैं। दुबई से लेकर लंदन तक उनके रेस्टोरेंट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। मीना मंगेशकर की बेटी रचना शाह लता जी के सारे वित्तीय मामलों और उनके ट्रस्ट का पूरा कामकाज बहुत ही बारीकी से देखती हैं। प्रभु कुंज का वो आलीशान घर किसी किले से कम नहीं है और इस किले की सबसे बड़ी पहरेदार बनी रही छोटी बहन उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर ने अपना कोई अलग परिवार नहीं बसाया, बल्कि वो पूरी जिंदगी लता जी के लिए एक अभेद दीवार बनकर खड़ी रहीं। किसी भी बड़े राजनेता, किसी भी सुपरस्टार या किसी भी मीडिया वाले को अगर लता जी तक पहुंचना होता तो उसे सबसे पहले उषा मंगेशकर नाम के इस बेहद सख्त फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता। पत्रकार और बड़े बड़े फिल्म निर्माता तक उषा मंगेशकर के सख्त मिजाज से खौफ खाते। उषा जी ही ये तय करती हैं कि लता जी किससे मिलेंगी, किससे बात करेंगी और कौन सा इंटरव्यू देंगी। उषा मंगेशकर का ये कड़क मिजाज ही रहा जिसकी वजह से लता जी अपनी उस रहस्यमयी और देवी जैसी छवि को बरकरार रखने में कामयाब रही। उषा ने अपने घर की रसोई से लेकर लता जी के अलमारी और उनके सारे कामकाज का जिम्मा ऐसे संभाला जैसे कोई कमांडर अपनी सेना को संभालता है। एक तरह से देखा जाए तो इस परिवार ने खुद को एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की तरह खड़ा कर लिया, जहां लता जी उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर और सबसे बड़ा चेहरा रहीं। आशा जी उस कंपनी का दूसरा सबसे मजबूत और ग्लैमरस पिलर बनी रहीं। हृदयनाथ जी ने रचनात्मक और कलात्मक विभाग संभाला और उषा और मीना जी ने इस पूरी कंपनी का मैनेजमेंट और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा ली। इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा साम्राज्य और इतने सारे लोगों के बीच अक्सर परिवारों में भयंकर दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन इस परिवार की सबसे डरावनी और सबसे ताकतवर बात यही रही कि इन्होंने दुनिया के सामने अपने किसी भी आपसी झगड़े को कभी बाहर नहीं आने दिया। घर के अंदर चाहे लता और आशा के बीच महीनों तक बातचीत बंद रही हो, चाहे उषा और हृदयनाथ के बीच किसी बात को लेकर भयंकर बहस हुई हो, लेकिन जैसे ही बात घर के बाहर की आती तो ये पांचों भाई बहन एक मुट्ठी की तरह बंद हो जाते। अगर किसी बाहरी इंसान ने इस परिवार के किसी एक सदस्य पर भी उंगली उठाने की कोशिश की तो पूरे के पूरे मंगेशकर परिवार ने मिलकर उस इंसान का करियर और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। 90 का दशक आते आते म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसेट्स और सीडी का नया दौर शुरू हो गया। टी सीरीज और वीएनएस जैसे नई म्यूजिक कंपनियों ने जन्म लिया, जिन्होंने फिल्म निर्माताओं के एकाधिकार को तोड़ना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि अगर उन्हें अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है तो उन्हें मंगेशकर बहनों के इस खौफनाक जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने अनुराधा पौडवाल को आगे किया। उधर नदीम श्रवण और अनु मलिक जैसे नए और युवा संगीतकारों की फौज इंडस्ट्री में आ गई। इस नए दौर में अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी नई आवाजों ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। ये वो वक्त रहा जब मंगेशकर परिवार के इस मजबूत किले की दीवारें पहली बार चटकने लगी। उम्र का तकाजा भी आ रहा था और नई पीढ़ियों को नई तरह की आवाजें चाहिए थी। लेकिन इन बहनों का रुतबा इतना बड़ा रहा कि इस ढलते हुए दौर
में भी यश चोपड़ा जैसे बड़े फिल्मकार सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर से ही गाने गवाते। दिल तो पागल है और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों के गानों ने ये साबित कर दिया कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, जंगल उसी का रहता है। अलका और कविता कृष्णमूर्ति जैसे नए गायिकाओं ने भी हमेशा लता जी और आशा जी को अपनी देवी माना और कभी उनके सामने सिर उठाने की जरूरत नहीं की। इस परिवार का वो दबदबा अब एक खौफ के बजाय एक बहुत ही गहरे सम्मान में बदल चुका था। अब उन्हें किसी नई गायिका का करियर कुचलने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो खुद एक ऐसी हिमालय बन चुकी थी जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं बची। मुंबई के परेड रोड पर मौजूद उनका वो आलिशान प्रभुकुंज अपार्टमेंट पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़े मंदिर जैसा बन गया। बड़े बड़े राजनेता, सुपरस्टार, क्रिकेटर और उद्योगपति इस परिवार के सामने अपना सिर झुकाते। पैसों और शोहरत की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने देश विदेश में कई अस्पताल खोले, ट्रस्ट बनाए और अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर बड़े बड़े पुरस्कार शुरू किए। लेकिन इस सारी चकाचौंध के बीच वो खालीपन हमेशा उनके साथ चला। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, लता जी की तबीयत खराब रहने लगी। वो घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। उनका पूरा समय अब सिर्फ अपने कमरे में पुराने गाने सुनने, क्रिकेट मैच देखने और भगवान की पूजा करने में गुजरता। छोटी बहन उषा मंगेशकर और भतीजी रचना शाह साय की तरह उनके साथ लगी रहती। आशा जी अक्सर उनसे मिलने उनके कमरे में जाती। सालों से वो सारी प्रतिद्वंदिता, वो सारे गिले शिकवे जो जवानी के दिनों में इन दोनों बहनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े रहे, वो इस बुढ़ापे में आकर पूरी तरह से पिघल चुके थे। अब वो दो सबसे बड़ी गायिकाएं नहीं रहीं, बल्कि वो सिर्फ दो बूढ़ी बहनें बन गईं, जिन्हें अब सिर्फ एक दूसरे का सहारा चाहिए था। आशा जी अपनी बड़ी बहन के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर ले जाती, उन्हें खिलाती और दोनों बहनें घंटों बैठकर अपने बचपन के वो दिन याद करती जब उनके पिता दीनानाथ जी जिंदा रहे थे और वो मास्टर विनायक के घर की सीढ़ियों पर खेलते हुए बड़े हुए थे। ये देखना बहुत ही भावुक कर देने वाला मंजर रहा कि कैसे वो परिवार जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपने उंगलियों पर नचाया, जिसने म्यूजिक माफिया जैसे संगीन आरोप अपने सर पर लिए, वो अपनी जिंदगी की शाम में सिर्फ एक दूसरे की बाहों में सिमट कर रह गया। दौलत, शोहरत, पुरस्कार और वो सारा रुतबा अब किसी काम का नहीं बचा। अब सिर्फ वो यादें बची जो इन 5 भाई बहनों ने मिलकर इस दुनिया को दी थी। उनके जीवन के ये आखिरी साल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, चाहे वो कितना भी खौफनाक और ताकतवर क्यों ना बन जाए, लेकिन मौत और बुढ़ापे के सामने उसकी हर ताकत घुटने टेक देती है। लता जी की गिरती हुई सेहत ने पूरे देश की सांसें अटका दी। हर कोई उनके लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन नियति ने भी शायद अब ये तय कर लिया कि इस महान आवाज को अब इस धरती से विदा लेने का वक्त आ गया है। यह परिवार अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक ऐसा अंत जो पूरे देश को रुलाने वाला साबित हुआ। जनवरी 2022 का वो मनहूस महीना पूरे देश के लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आया। लता जी को कोविड और निमोनिया की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर बाहर आते ही पूरे देश की सांसें अटक गईं। मंदिरों में हवन होने लगे, मस्जिदों में दुआएं मांगी जाने लगी और फिर आखिरकार 6 फरवरी 2022 की वो मनहूस और काली सुबह आ ही गई, जिसने भारतीय संगीत को हमेशा के लिए यतीम कर दिया। ब्रीच कैंडी अस्पताल से ये खबर बाहर आई कि 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांसें ले ली हैं। ये खबर सुनते ही पूरे देश में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। रेडियो और टेलीविजन पर बजने वाले गाने अचानक रुक गए। अब वापस उसी सबसे बड़े और सुलगते हुए सवाल पर आते हैं जिससे हमने अपनी ये कहानी शुरू की। क्या सचमुच मंगेशकर परिवार कोई संगीत माफिया रहा? क्या सचमुच उन्होंने मिलकर दूसरे कलाकारों का करियर तबाह किया? अगर हम उनके पूरे सफर को निष्पक्ष होकर देखें तो ये सच बिल्कुल आईने की तरह साफ नजर आता है। हाँ, इस परिवार ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक सिंडिकेट बनाया है। हाँ, उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके सुमन कल्याणपुर, वाणी जयराम और अनुराधा पौडवाल जैसे गायिकाओं के रास्ते में कांटे बिछाए। और ये भी सच है कि उनके इस दबदबे की वजह से इंडस्ट्री को कुछ और बेहतरीन आवाज़ें सुनने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम इस सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो हमें उस दर्द और उस खौफ को भी समझना पड़ेगा जिसने उन्हें इतना ज़्यादा कठोर और निर्मम बना
दिया। आप ज़रा उस 13 साल की लता और उनके छोटे भाई बहनों के बारे में सोचिए, जिन्हें उनके पिता के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों ने और इस जालिम दुनिया ने सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। जब लता जी छोटे मोटे रोल करके और स्टूडियो के बाहर घंटों खड़े रहकर अपने भाई बहनों के लिए रोटी का इंतजाम कर रही थी, तब इस दुनिया ने उन पर कोई रहम नहीं किया। जब आशा भोसले को उनके पति ने आधी रात को गर्भवती हालत में घर से बाहर निकाल दिया, तब इस इंडस्ट्री के किसी बड़े मसीहा ने उन्हें सहारा नहीं दिया। उन्हें बहुत कम उम्र में ये समझ आ गया कि ये ग्लैमर की दुनिया बहुत ही जालिम और मतलब परस्त है। अगर यहाँ अपना वजूद बचाना है, अगर अपने परिवार का पेट पालना है, तो तुम्हें खुद एक बहुत बड़ा पत्थर बनना पड़ेगा। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया। आपको हमारी ये बेहद खास और रोंगटे खड़े कर देने वाली पेशकश कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि मंगेशकर बहनों ने सचमुच दूसरी गायिकाओं का हक मारा, या फिर उनका ये दबदबा उनकी अपनी मेहनत का ही फल रहा? आप इस परिवार के इस खौफनाक और शानदार सफर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये अनसुनी और विवादित कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को इस सच्चाई का पता चल सके। और हाँ, ऐसे ही और भी कई गहरे, अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले असली किस्से सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ आपकी अपनी एंकर ऋषिता। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिंदी रेडियो। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक और नई दमदार और ऐतिहासिक कहानी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँ।